हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये एनुअल एग्जामिनेशन 2024 टू 25 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर को जब आप कॉन्स्टेंटली हीट सप्लाई करते हैं बर्नर से, देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन के टाइम पर पानी का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत स्लोली राइज होता है, पहले राइज होता है फिर कांस्टेंट रहता है, रैपिडली राइज होता है जब तक स्टीम प्रोड्यूस ना हो, या फिर डज नॉट राइज एट ऑल। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद जितनी भी हीट आप उसको देते हैं वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है वेपराइजेशन के टाइम पर, इंक्रीज नहीं होता। जितनी भी एडेड हीट है जो बॉइलिंग के बाद आप दे रहे हैं, बर्नर से हम सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट यूज होती है पानी को लिक्विड से स्टीम बनाने में, जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन, डज नॉट राइज एट ऑल। नेक्स्ट इज वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाय। वीड्स अफेक्ट करते हैं, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, क्रॉप को, बाय किलिंग द प्लांट इन फील्ड बिफोर दे ग्रो। ग्रो करने से पहले उन्हें किल कर देते हैं, डोमिनेट करते हैं प्लांट्स को टू ग्रो। वीड्स अफेक्ट करते हैं क्रॉप को बाय कंपीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं या पानी आपने दिया अगर क्रॉप को, तो वो भी वीड्स यूज करेंगे। तो रिसोर्सेज के लिए वो compete करते हैं मेन क्रॉप के साथ, प्लांट्स के साथ, कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिससे जो हमारी मेन क्रॉप है उसको कम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू है? लिगामेंट बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, ब्लड ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सभी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैड डेड सेल्स। डेड सेल्स होती है स्क्लेरेन्केमा में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है? फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम भी होता है, आयरन नहीं होता। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ब्लैंक पर टाइम। वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। डिस्टेंस पर टाइम होती है स्पीड, वेलोसिटी क्योंकि जो डायरेक्शन है उसको भी कंसिडर करती है, ये एक वेक्टर यूनिट है। बेसिकली अगर आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये इतनी डिस्टेंस कवर की है, तो वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे टोटल इतनी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये डिस्टेंस आप लेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय टाइम, पर टाइम। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैंक इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यूज। इनमें से क्या जाइलम टिश्यूज में नहीं मिलता है? सीव ट्यूब्स ये फ्लोएम में होती है क्योंकि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, ये होती है फ्लोएम में। बाकी जाइलम में जाइलम पैरेन्केमा, ट्रकीड्स, वेसल्स, ये तीनों होते हैं। तो इसमें करेक्ट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैन्योर। मैन्योर के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? मैन्योर कंटेन करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सही है, न्यूट्रिएंट्स इनमें कम होते हैं फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। अच्छा, एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, नीचे ऑप्शंस हैं। ये इंक्रीज करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, ये भी बिल्कुल सही है। रेतीली जो ज़मीन है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है मैन्योर अगर उसमें हम मिला दे, खाद मिला दे। ये हेल्प करते हैं ड्रेनिंग आउट ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम क्लेई सॉइल, ये गलत है, क्लेई सॉइल से एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करने में नहीं हेल्प करते हैं। ये इनके एक्सेसिव यूज से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ये नहीं होता, ये फर्टिलाइजर से होता है। मैन्योर के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए होता है क्योंकि ये एक्सक्रीटरी वेस्ट से बने हैं, नहीं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज अ पैसेंजर इन मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन दैट फॉल्स बिहाइंड हिम। एक पैसेंजर ने मूविंग ट्रेन में वो था, एक कॉइन को टॉस किया जो उसके पीछे गिरा। दिस मीन्स दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन का मोशन क्या है? तो जब उसने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन की और ट्रेन की सेम वेलोसिटी थी, लेकिन जब कॉइन हवा में था तो ट्रेन यानी कि आगे की तरफ चल रही थी, एक्सेलरेटेड थी फॉरवर्ड, तो उसकी वजह से जो कॉइन की वेलोसिटी है वो स्लाइटली कम हो गई ट्रेन की वेलोसिटी से, इसलिए वो पीछे गिरा।
ना कि पैसेंजर के हाथ में जहाँ से उसने उसको टॉस किया था. सो दिस मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड. एक्सेलरेटेड, बी ऑप्शन सही है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन. राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ, राइबोसोम्स है साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. एक सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में. सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट इज टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स इफ. दो एटम्स को हम आइसोबार कहते हैं अगर उनका मास नंबर सेम हो, हैविंग सेम मास नंबर, यानी कि इसमें उसके केस में भी यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम सेम हो, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स सेम हो, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें डिफरेंट हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ओके, ऑप्शंस देखते हैं. हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये रॉन्ग है, उल्टा लिखा है बेसिकली, ये आइसोटोप्स हो जाएंगे. हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी रॉन्ग है. दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो डिफरेंट ही होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही है. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड इन एम शेल? एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फाइंड करने हैं, फॉर्मूला होता है 2n², n शेल नंबर होता है. तो के शेल में कितने होंगे? के फर्स्ट शेल है, उसमें हो जाएंगे 2 × 1² यानी कि 2, इसमें 2 होंगे. एल में, एल का शेल नंबर 2 है तो हो जाएंगे 2 × 2², 2 2 जार 4, 2 जार 8. सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे. एल के बाद एम जिसका पूछा गया है, शेल नंबर 3 है, उसमें हो जाएंगे 2 × 3², 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट इज अ वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक वाटर टैंकर है, 2/3 हाइट तक वो पानी से भरा है, यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रहा है. ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, सडनली अगर आप ब्रेक अप्लाई करें, द वाटर इन द टैंक वुड, तो टैंकर में जो पानी है वो क्या होगा? बैकवर्ड मूव होगा, फॉरवर्ड कम टू रेस्ट, बी अनअफेक्टेड. तो टैंकर क्योंकि एकदम से रेस्ट में आ गया, लेकिन वाटर अभी भी आगे की तरफ ही मूव करता रहेगा, जिसकी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, यानी कि वो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करेगा जो पानी है उसमें. नेक्स्ट इज 1 U और 1 AMU. एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1 AMU का मतलब होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, क्योंकि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया है. ए ऑप्शन सही है. द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, वो प्रोसेस जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से पानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, देयर बाय इक्वलाइज करता है वाटर कंसंट्रेशन को, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट 1789. नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं वो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. अगर असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन सही है. सही है लेकिन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप बी ऑप्शन लगाएंगे. ए ट्रू आर फॉल्स है तो सी, ए फॉल्स आर ट्रू है तो डी ऑप्शन. पहला क्वेश्चन देखते हैं. असर्शन है अ सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस. बिल्कुल सही है. सॉल्ट अगर आप घोलते हैं पानी में तो वो होमोजीनियस सोल्यूशन है, पूरे तरीके से वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. रीजन ये है होमोजीनियस होने का कि अ सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस. ये डेफिनेशन रॉन्ग है. जब डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है तो वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है. अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सोल्यूशन में तब वो होमोजीनियस होता है, यानी कि असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, यानी कि 17 का आंसर आप लिखेंगे. सी ऑप्शन इसमें सही है. साउंड इन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. ये ट्रू स्टेटमेंट है. साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे कानों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है. व्हेन यू क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस, ये भी सही है, जब आप क्लैपिंग करते हैं साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्लैप करने पर साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है. ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन इसकी सही नहीं है. तो ए और आर दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसमें करेक्ट होगा बी ऑप्शन. द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड. जब आसमान में बिजली चमकती है तो वो हमें दिखाई पहले देती है, थंडर सुनाई बाद में देता है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. रीजन ये है क्योंकि नहीं, अच्छा ठीक है, गलत लिखा है, उल्टा लिखा है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ लाइट से, ये गलत है.
रीज़न ये है क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है। दोनों एक ही टाइम पर हुआ है। आवाज़ भी तभी आई है जब लाइट प्रोड्यूस हुई, लेकिन लाइट हमें पहले दिखाई देती है क्योंकि लाइट जल्दी ट्रैवल करके आई है, साउंड बाद में आई है क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो इसमें भी असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। तो इसमें भी आप लिखेंगे सी ऑप्शन। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सोल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस ऑफ द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। ये भी बिल्कुल सही है। बीम ऑफ लाइट अगर आप पास करते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन से किसी डार्क प्लेस में रख के, तो उसमें आपको जो पाथ है वो दिखाई देगा ऑफ द बीम। इसे टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। और रीजन ये है बिकॉज लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। उसके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसीलिए ही हमें उसका पाथ विजिबल होता है। तो इसमें असर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, तो ए ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी। ये सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में 2 डिफरेंसेस आपको बताने हैं। स्पीड वो है जिस रेट से किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को काउंट करती है। ये वो रेट है जिस रेट से किसी ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सर्कल में देखा, कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से मूव करके आया है तो जो स्पीड है वो इस पूरे पाथ को कंसिडर करेगी जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, जबकि जो वेलोसिटी है वो सिर्फ इतना पार्ट लेगी, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखेगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो देखेगी, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जबकि स्पीड पूरे ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होगा। तो यानी कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करती, वेलोसिटी डायरेक्शन को भी कंसिडर करती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक में फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आंसर आप लिखेंगे स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट covers distance, and velocity is the rate at which an object changes its position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना चेंज आया है वो सिर्फ उसको देखता है वेलोसिटी, इट्स पोजीशन। देन जो स्पीड है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड जो वेलोसिटी है ये है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। 2 ही लिखने थे वैसे। नेक्स्ट, राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al, Cl का 1 होता है Cl3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O। एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच इज प्रूव्ड बाय दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जो आप देखेंगे ये एक्शन और रिएक्शन वाला 3rd लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, जो कहता है कि फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये क्योंकि 2 मार्क में है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है, देन द सेकेंड बॉडी विच इज बोट इन दिस केस साइमल्टेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन डिफरेंट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। सो ये कहता है कि व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स on another body, then the second body also exerts a force of the same magnitude but in the opposite direction of the first body direction. Okay, next, now what do you mean by free fall? फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट
के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, कोई दूसरा नहीं, जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ग्राउंड की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन. सो फ्री फॉल इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls towards the ground under the influence of gravity alone, which means it is affected by the force of gravity and no other forces. Okay, next. Now give reason for the following observations. Reasons बताने हैं. Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Naphthalene की बॉल जो सॉलिड होती है कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाती है बिना कोई सॉलिड को लीव किए, क्योंकि वो उनमें सब्लिमेशन होता है. सब्लिमेशन में एक सॉलिड डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए. सो ऐसा होता है बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन. अब ये क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के थे, इसमें 2 हो गए, तो इतना भी काफ़ी है. बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन. ओके, अगर 2 में होता तो सब्लिमेशन क्या है वो आप एक्सप्लेन कर सकते थे, विच मीन्स दे डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस फॉर्म विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट इज वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. कुछ मीटर दूर भी अगर आप बैठे हैं तो परफ्यूम की स्मेल आपको आ जाएगी. ये होता है ड्यू टू डिफ्यूजन. जो वेपर्स है परफ्यूम की वो डिफ्यूज हो जाती है आसपास जो एयर है उसमें, और फिर हम तक वो पहुंचती है. अगर हम कुछ मीटर दूर तक भी बैठे हैं वो जो वेपर्स है परफ्यूम की वो हम तक पहुंचती है, जिससे हमें उसकी स्मेल आती है. ओके, नेक्स्ट. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है. इस तरह से पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे, आपकी बुक की पिक्चर है. फिर लेबल करना है. ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रॉइड, देन लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, then cytoplasm, nucleus, nuclear envelope, smooth endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Okay, next. Now section C, इसमें सभी questions 3 marks के हैं. Define crop rotation. Crop rotation क्या है? Crop rotation में हम एक ही piece of land पर अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं. एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे? एक तो एक ही क्रॉप ग्रो करने से लैंड में पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, वो नहीं होगा. इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है और प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज करता है ये. सो आंसर आप लिखेंगे क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड इन विच डिफरेंट क्रॉप्स are grown every alternate season. हर alternate season पर अलग क्रॉप हम ग्रो करते हैं. alternate season on the same piece of land. same piece of land. then advantages लिखने हैं. 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक में डेफिनेशन हो गई. एडवांटेजेस हो जाएंगे फर्स्ट कि ये इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को. इट इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी, और ये अवॉइड करता है कि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी ना हो सॉइल के अंदर. इट अवॉइड्स डिप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. Okay, next. Soil. Now name the organelles which shows the analogy written as under. ये analogy कौन से organelle show करते हैं? Transporting channels of the cell. Cell के transporting channels होते हैं endoplasmic reticulum. Plasmic reticulum, ER. Now पावर हाउस ऑफ द सेल. सेल का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को. माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल.
सेल की पैकेजिंग और डिस्पैचिंग यूनिट होती है गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus। ओके, नेक्स्ट और भी है, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, सेल के डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं लाइजोसोम्स को, लाइजोसोम्स। किचन ऑफ द सेल, सेल का किचन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो, LO। देन कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोल रूम होता है न्यूक्लियस। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल का कंट्रोल रूम है न्यूक्लियस, किचन है क्लोरोप्लास्ट, डाइजेस्टिव बैग है लाइजोसोम्स, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग यूनिट है गोल्जी apparatus, पावर हाउस है माइट्रोकॉन्ड्रिया और ट्रांसपोर्टिंग चैनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों ही आंसर एक ही सेंटेंस में हो जाएंगे। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज produced by the vibrations of object, of objects। थोड़ा और अगर एक्सप्लेन करना हो, क्योंकि ऑडिबल रेंज लिखना तो 1 मार्क में हो जाएगा, ये 2 मार्क्स में होगा बेसिकली। तो आप लिख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो आसपास का जो उसका मीडियम है, मीडियम वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या फिर एयर भी हो सकती है, गैशियस फॉर्म भी हो सकता है, वो भी वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है, फिर माइंड तक वो जो माइंड है हमारा वो उनको डिसाइफर करता है। तो ये एक सेंटेंस और लिख देते हैं, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, इट फोर्सेस, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगी, अगर हम पूरा सुनाई वो तो हियरिंग का प्रोसेस हो जाएगा। तो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, 2 मार्क में है तो डजंट मैटर। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर्स, एवरेज ह्यूमन ईयर्स की ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर 2 किलो हर्ट्ज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, a bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, माइनस पावर जब भी होती है हमें पता है डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पर आवर ही होता है, इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में एक बस ने अपनी स्पीड कम कर ली 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो 60 किलोमीटर पर आवर है, u इनिशियल वेलोसिटी जो 80 किलोमीटर पर आवर थी, टाइम लेकिन यहाँ पर 5 सेकेंड्स में है, इसमें पर आवर है दोनों में, ये सेकंड में है, तो पहले इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा जो आपको स्पीड गिवन थी, अदरवाइज तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही था ये। तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल NI, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u है 80 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। सो 80 मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, या फिर प्रॉपर रीजन ये है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आर को सेकेंड्स में करने के लिए आर को पहले मिनट में करेंगे फिर सेकंड में करेंगे, इंटू 1000/60 इंटू 60 से भी आप कर सकते हैं। ये 5/18 ही आ जाएगा बेसिकली। ये 2 5s are 10, 2 3s are 6, 6 3s are 18, तो 80 इंटू 5/3 ये रहेगा भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं। 85s are 400/3 मीटर पर सेकेंड, ये यू हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, ये था 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इसे भी मीटर पर सेकंड में करेंगे इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 6 5s are by 18, 5/3 ओके 5/18 6 5s are 30, 300/18 मीटर पर सेकेंड, ये v है। टाइम हमें पता है 5 सेकेंड्स है। अब एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी है 300/18, इनिशियल है माइनस किया 400/18 एंड डिवाइड करेंगे टाइम से जो कि है 5। न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व करते हैं, 300 माइनस 400 हो जाएगा -100/18, और डिनोमिनेटर में है 5/1 कर देंगे इसको,
ये 5 18 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से होगा, यानी कि -100 ही रहेगा। नीचे 5 × 18 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2s are 10, 20 -20, अब 18 और 28 2 से करेंगे, 2 9s are 18, 10s are 20, -10/9 डेसिमल में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1s are 9, फिर 10 हो गया, 9 1.11 मीटर -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं एक बार, u v आपको गिवन था, टाइम भी गिवन था, लेकिन सिर्फ पहले चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि टाइम सेकेंड्स में दिया है। तो उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, u आया 400/18, v आया 300/18, फॉर्मूला में पुट किया, v माइनस u बाय 5 बाय टाइम, तो ये -100/18 आया बाय 5, 5 इसके साथ गया, सॉल्व किया, -10/9, 9 1s are 9 पॉइंट लगाया, फिर से 10 हो गया, 1s are 9, 1.111 चलता जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लिख देते हैं, -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंसेस हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि एक्टिवली ये डिवाइड होते रहते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं। और परमानेंट टिश्यू एक टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही हैं, जब वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन उनका हो जाता है, तो वो हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आप लिखेंगे 3 मार्क का है, तो 3 डिफरेंसेस होने चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल इसमें रिपीटेडली डिवाइड होती रहती है, परमानेंट में सेल डिवाइड नहीं होती, डिवाइड करना बंद कर देती है। सेल्स डिवाइड रिपीटेडली एंड इसमें सेल्स डू नॉट डिवाइड। देन परमानेंट टिश्यूज में वैक्यूल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल एब्सेंट होता है, नहीं होता है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इनमें वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, क्यूल्स आर प्रेजेंट। परमानेंट टिश्यूज में सेल के बीच में स्पेस भी होता है, इंटर सेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट, सेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट, एंड इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस भी नहीं होता, इंटर सेल्यूलर स्पेस इज एब्सेंट। ओके, ये 3 डिफरेंसेस हमने लिख दिए। इसके अलावा सेल्स इनमें अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, इनमें सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होती है। ये सिंपल टिश्यूज है, परमानेंट सिंपल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, वो लार्ज होते हैं, इनमें स्मॉल होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, परमानेंट टिश्यूज में सेल वॉल थिक होती है। ओके, चलिए कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6। सबके मॉलिक्यूलर मासेस हमें कैलकुलेट करने हैं। पहले हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। 2 इसमें मॉलिक्यूल्स हैं H के, तो ये हो जाएगा 2 × अटोमिक मास ऑफ H। हाइड्रोजन का अटोमिक मास होता है 1 यूनिट, 1 U, सो 2 U। नेक्स्ट फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ mm, लिख देते हैं, ऑफ O2। तो इसमें भी 2 × अटोमिक मास ऑफ O, जो 16 यूनिट्स होता है, 16 U, तो ये हो जाएगा 32 U। नेक्स्ट है Cl2, अटोमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2, 2 × मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl, जो 7 होता है, 7 तो लिथियम का होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, सो 2 × 35.5, ये हो जाएगा 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 5s are 10 + 1 11, 1 3 2s are 6 + 1 71 U। अब नेक्स्ट आते हैं CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू अटोमिक मास ऑफ कार्बन, अटोमिक मास ऑफ C प्लस 2 × अटोमिक मास ऑफ O, अटोमिक मास ऑफ O।
सो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का है 16. सो 12 प्लस 16 2s are 32 to 44 U. नेक्स्ट है मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 mm ऑफ CH4. तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H हाइड्रोजन. कार्बन 12 4 इंटू हाइड्रोजन 1. तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 1s are 4 16 U. नेक्स्ट इज C2H6. molecular mass of C2H6 equal to molecular mass of atomic mass of 2 into atomic mass of C carbon C2 है plus 6 into atomic mass of hydrogen. So 2 into 12 plus 6 into 1. ये 12 2s are 24, 6 1s are 6, 30 U. Okay, next. Now name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing changes in its states. इसमें किस तरह से स्टेट्स में चेंजेस होते हैं वो गिवन है, आपको बताना है ABCD क्या है इसमें. तो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है कोई चीज़, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन. ए हो जाएगी मेल्टिंग. लिक्विड से जब गैसियस फॉर्म में चेंज होते हैं उसे बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन. दोनों ही करेक्ट है, बॉइलिंग और वेपराइजेशन दोनों लिख सकते हैं आप. नेक्स्ट, अब गैस से जब कन्वर्ट होता है लिक्विड में उसे बोलते हैं कंडेंसेशन. डी हो जाएगा कंडेंसेशन. लिक्विड से जब कन्वर्ट होता है सॉलिड में उसे बोलते हैं फ्रीजिंग. जैसे पानी फ्रीज होता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है. सॉलिड से अगर डायरेक्ट कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे नैफ्थलीन बॉल्स होती है, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन. ई हो जाएगा सब्लिमेशन. ओके, इसमें एफ नहीं दिया. अगर कोई चीज़ गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है उसे बोलते हैं डिपोजिशन. एफ यहाँ पर होगा क्योंकि क्वेश्चन में था. ई एफ सबको डिफाइन करना है, डिपोजिशन. ओके, नेक्स्ट. नाउ सेक्शन डी, इसमें सभी क्वेश्चंस 5 मार्क के हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू क्या है? मेंशन द फंक्शन ऑफ पैरेन्किमा, कॉलेन्किमा एंड स्क्लेरेन्किमा. तीनों के फंक्शंस बताने हैं. पहले टिश्यू को डिफाइन करना है. टिश्यू सेल्स का वो ग्रुप है जो साथ में काम करता है और कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो आंसर आप लिखेंगे टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर to perform a specific function. ओके, नाउ फंक्शंस लिखने हैं. फर्स्ट इज पैरेन्किमा फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, स्टोर्स फूड. ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, वो भी आप लिख सकते हैं, हेल्प इन गैस एक्सचेंज. कॉलेन्किमा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो नया स्टेम और लीव्स होती है उसको. सो गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट लिख सकते हैं आप, फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट. या फिर मैकेनिकल सपोर्ट देता है यंग स्टेम्स और लीव्स को. एंड जो स्क्लेरेन्किमा है ये स्ट्रॉन्ग और रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू जो मैच्योर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उन्हें सपोर्ट टू मैच्योर प्लांट पार्ट्स. ओके, नेक्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं जो साथ में काम करती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है. पैरेन्किमा फूड को स्टोर करता है. हेल्प इन गैस एक्सचेंज भी लिख सकते हैं, हेल्प इन गैस एक्सचेंज. फोटोसिंथेसिस भी ये परफॉर्म करता है, एक्सचेंज, जब इसमें क्लोरोप्लास्ट हो तब. देन कॉलेन्किमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है टू द प्लांट. ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलता है यंग स्टेम में. और स्क्लेरेन्किमा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, जो मैच्योर पार्ट्स है प्लांट के उनको, या फिर स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड सपोर्ट आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लेन पावर क्या है? पावर किसी काम को करने का रेट है. रेट ऑफ पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट एट विच वर्क इज डन.
or the rate at which energy is transferred or converted. Then what is 1 watt of work? 1 watt काम से आप क्या समझते हैं? जब आप 1 जूल काम करते हैं 1 सेकंड में तो उसे हम बोलते हैं कि 1 watt काम हुआ है. 1 watt का मतलब है when 1 joule of work is done in 1 second. Now calculate the power calculate करिए. If the lamp consumed 1000 joule of electrical energy in 10 seconds, 10 सेकेंड में अगर एक लैम्प ने 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ली है तो पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन. कितनी एनर्जी कंज्यूम की है और कितने टाइम में की है उससे डिवाइड कर देंगे. टाइम टेकन, एनर्जी है 1000 और टाइम उसने लिया है 10 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड या फिर वॉट. 100 वॉट पावर है लैम्प की. पावर ऑफ द लैम्प इज 100 वॉट. नेक्स्ट 36 में ऑब्जर्व करिए. ऑब्जर्व द अबव पिक्चर एंड नेम द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट यूज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है. नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर गोल्ड फॉइल है ये. इससे अल्फा रेज को पास कराया. ये रिफ्लेक्टेड बीम्स है, कुछ रिफ्लेक्ट हुई. ये एटॉमिक न्यूक्लियस उसने बताया और कुछ जो है वो अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो गई बीम से, कुछ सीधी निकल गई, मोस्टली सीधी निकल गई. आगे कि ऑब्जर्व द अबव पिक्चर एंड नेम हमने लिख दिया. देन यूज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. राइट 2 कंक्लूजन्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के 2 कंक्लूजन क्या थे कि ज़्यादातर एटम में जो स्पेस है वो खाली है क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए गोल्ड फॉइल से. इसका मतलब ज़्यादातर स्पेस खाली है. कुछ डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल्स पर, तो इससे पता लगा कि उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी है जो कि बहुत टाइनी है. ये न्यूक्लियस से जो अल्फा रेज पास हुई वो डिफ्लेक्ट हुई, तो स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स विच सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइली डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला. लेकिन न्यूक्लियस काफ़ी छोटा है एटम के कंपैरिजन में. इस 2 ही आपको लिखने हैं, तो 2 तो ये हो जाएंगे. उसकी कंक्लूजन्स ये थे दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस एंड पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in a tiny nucleus. Then list down limitations of this model. इस मॉडल की क्या लिमिटेशंस हैं. इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को इसने एक्सप्लेन नहीं किया. देन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं थी. और न्यूट्रॉन को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था. तो फर्स्ट लिमिटेशन हो गई डिड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी एंड सेकेंड डिड नॉट इंक्लूड न्यूट्रॉन्स. नॉट जो बाद में जेम्स चाडविक ने किए, डिड नॉट इंक्लूड न्यूट्रॉन्स. ओके. नेक्स्ट 2 फाइंडिंग्स क्या थी कि ज़्यादातर एटम का एम्प्टी स्पेस है क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स पास हो गए. फिर देयर इज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसकी वजह से कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई अल्फा रेज. और लिमिटेशंस हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था और न्यूट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं किया गया था. नेक्स्ट नाउ सेक्शन ई है. इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं. वी टेक सम अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश. हमने एक चाइना डिश में कुछ अमोनियम क्लोराइड लिया. ये पिक्चर आपको गिवन है, ये है अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर. देन ये चाइना डिश है, ये चाइना डिश है. एंड प्लेस द चाइना डिश ऑन अ ट्राईपॉड के ऊपर उसको रखा जैसे आपको फिगर में दिख रहा है. उस चाइना डिश को हमने कवर कर दिया एक इन्वर्टेड ग्लास फनल से. ठीक है, ये बर्नर है, ये ट्राईपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर इसको रखा चाइना डिश को और ऊपर से फनल से ये कवर कर दिया इसको. देन एक लूज कॉटन प्लंज आपने पुट किया अपर ओपन एंड ऑफ द फनल में टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर्स फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, जिससे कि अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में ना जाए. तो यहाँ पर कॉटन लगा दी. देन ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड को जब आपने हीट किया तो एक वाइट वेपर्स बनी, उसने चेंज किया उसको वाइट वेपर्स में.
ये वेपर ऊपर गई, राइजेज अप एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, इनसे बन गया ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल, फनल की कोल्ड इनर वॉल से जब ये के कांटेक्ट में जब आई तो यहाँ पे वाइट ये आपको दिखाई देंगे, ये सॉलिड बन गई यहाँ से। यहाँ पर इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट हुई इन द इनर साइड ऑफ द फनल इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट एंड कैन बी रिमूव्ड। ओके, वाइट वेपर्स यहाँ पर आपको दिखाई दी, ठीक है, सब्लिमेशन हुआ इसमें बेसिकली, और ये अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पर। ओके, अभी क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। what name is the given to the phenomenon which takes place। यहाँ पर क्या हुआ है, सॉलिड डायरेक्टली जो वेपर्स है उसमें कन्वर्ट हो गया है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड था, लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, दिस वन इज, किसमें इनमें से सब्लिमेशन नहीं होता है, आयोडीन में होगा, सोडियम क्लोराइड में नहीं होता है, NaCl जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, अमोनियम क्लोराइड में तो हुआ ही है, कैम्फर में भी होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, सेम ही क्वेश्चन है, जब कोई सॉलिड सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। समर डेज में वाटर को हम अर्दन पॉट में रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में, पिक्चर बिकम्स कूल, वो ठंडा हो जाता है पानी बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ, ये होता है इवापोरेशन की वजह से, क्योंकि जो उसमें टाइनी पोर्स होते हैं अर्दन पॉट में, उनसे पानी बाहर निकलता रहता है, इवापोरेट होता रहता है, और इवापोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट देता है। ओके, तो इससे पानी ठंडा रहता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। In unicellular organisms, a single cell carries out all these functions, and in multicellular organisms, जैसे human beings है, different groups of cells carry out different functions. Okay, cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cell in a cork slice with the help of primitive microscope, जो पहले थी। Leeuwenhoek in 1674 with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus of the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. Okay, समझ ही गए होंगे आप। Who discovered the cell? सेल को किसने डिस्कवर किया? सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1665, रॉबर्ट हुक। Who discovered the nucleus of the cell? सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831, रॉबर्ट ब्राउन। Who coined the term प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म को कॉइन किया था परकिंजे ने, डी ऑप्शन सही है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस है सेल का, जिसमें सभी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो रहते हैं, सी ऑप्शन सही है। एक और है, ये अलग अलग उसे, जैसे ये फर्स्ट आपका केमिस्ट्री से था, सेकेंड ये बायो से था, और ये अभी है फिजिक्स से। Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses m1 into m2 and inversely proportional to the square of their distances. हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ खींचता है उस फोर्स से जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस की प्रोडक्ट के और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। फिर ये प्रोपोर्शन का साइन हम हटाएंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा के g। द फोर्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स है ये दोनों के सेंटर को अगर आप ज्वाइन करेंगे वो एक लाइन है मैथमेटिकली, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर होता है। m1 एक ऑब्जेक्ट का मास है, m2 दूसरे का, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट d है, ये स्क्वायर होना चाहिए। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ g वाज फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश 1731 टू 1830 तक ये थे। बाय यूजिंग सेंसिटिव बैलेंस द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ g 6.673 इंटू 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. Answer the following questions from the above case. Okay, gravitational force does not depend on. Gravitational force depend नहीं करता है, masses पर depend करता है। Separation कितना है, मतलब distance कितनी है उस पर depend करता है, charge पर depend नहीं करता है, C option सही है। Force of gravitational varies with masses of the object as, gravitational force vary करेगा masses से as product of the masses, product जैसे चेंज होगा वैसे ही फोर्स भी चेंज होगा। when mass of one body is double then force of gravitation will become, अगर एक बॉडी का मास आपने डबल कर दिया तो उनकी प्रोडक्ट भी डबल हो जाएगी, प्रोडक्ट डबल होगी तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस की प्रोडक्ट के। तो फोर्स जो है वो हो जाएगा, इट विल बिकम डबल।
नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.673 इंटू 10⁻⁻11. ये इसमें क्या है, इंग्लिश की तरह ये पैराग्राफ, सभी आंसर्स आपको पैराग्राफ में मिल गए हैं. कई मोस्टली एक बार ज़्यादातर बार एग्जाम में ऐसा होता है कि वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं पैराग्राफ्स, क्वेश्चंस टोटली डिफरेंट भी पूछे गए होते हैं. एनीवेज इस बार सैम्पल पेपर में इस तरह से उन्होंने दिया है, और भी आएंगे अभी, उनमें देखेंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.